तो अब जो है हम लेबर मार्केट स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारा आखिरी एक तरह से टॉपिक होगा जिसमें हम सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो कवर कर रहे होंगे। तो बेसिकली जब हम लेबर मार्केट की बात करते हैं तो लेबर मार्केट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी गुड या सर्विस की, किसी प्रोडक्ट की मार्केट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लेबर की मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब अपन लेबर मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहली बेसिक चीज जो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि भाई डिमांड फॉर लेबर जो है ना वो करने वाला कौन होता है। तो डिमांड फॉर लेबर करने वाला कौन होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर की डिमांड जो करता है ना उस बंदे को बोला जाता है एम्प्लॉयर। लेबर की जो डिमांड करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। और हमेशा एक चीज याद रखना कि लेबर की जो पेमेंट होती है ना वो वेजेस होती है। लेबर की पेमेंट क्या होती है? वेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में फॉर सम रीजन वेजेस बढ़ जाती हैं तो उस वेजेस के बढ़ने से लेबर जो है वो महंगा पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर QDL जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वेजेस जो है वो कम हो जाती हैं तो वर्कर सस्ता पड़ेगा, जिसकी वजह से लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ वेजेस का और क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर का एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इसी लॉजिक से जो है हमारा जो डिमांड फॉर लेबर है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो बनता है, जो कि अभी हम बनाएंगे। इसी तरीके से एक और चीज यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए वो है सप्लाई ऑफ लेबर। अब डिमांड फॉर लेबर तो एम्प्लॉयर करता है, सप्लाई ऑफ लेबर कौन करता है? तो यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई सप्लाई ऑफ लेबर करने वाला लेबर खुद होता है। इसका मतलब कि आप अपनी सप्लाई खुद करते हो, एम्प्लॉय अपनी सप्लाई खुद करता है। अगर लेट से मैं आपको कहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक ऑक्यूपेशन की लेट से मैं कहता हूं टीचिंग में जो है ना वो टीचर पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, वेजेस बढ़ गई है, इसका मतलब हर बंदा टीचर बनने के लिए आ जाएगा। इसका मतलब जब किसी ऑक्यूपेशन में सॉरी अच्छा इसका मतलब जब किसी ऑक्यूपेशन में वेजेस बढ़ती हैं तो लोग उस ऑक्यूपेशन में काम करने आते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर जो है वो बढ़ जाती है। और जब किसी ऑक्यूपेशन में वेजेस कम होती हैं तो वर्कर वहां से भाग के किसी दूसरी ऑक्यूपेशन की तरफ जाने की करते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब वेजेस का और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और इसी लॉजिक के थ्रू जो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर होती है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। मैं इन दोनों की नॉलेज को अगर कंबाइन कर दूं, मैं डिमांड फॉर सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर को अगर कंबाइन कर दूं, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो है मैं इक्विलिब्रियम दिखा सकता हूं इन लेबर मार्केट। मैं क्या दिखा सकता हूं? मैं लेबर मार्केट में आपको इक्विलिब्रियम दिखा सकता हूं। जब आप लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम निकालते हो तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर। तो बेसिकली जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल करके जो है हम एक वेज निकालेंगे और एक जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मैं वेज की डिटर्मिनेशन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? वेज की डिटर्मिनेशन। तो जब आप डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर की बात करते हो यू आर टॉकिंग अबाउट वेज डिटर्मिनेशन। तो वेज डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं तो फिर ग्राफिकल यहाँ पर पूरी गेम आ जाती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जब तुम एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हो लेबर मार्केट का तो सबसे पहले लेबलिंग में चेंज आएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेजेस, क्योंकि प्राइस ऑफ लेबर क्या होती है? वेजेस। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी नहीं लिखना होगा, यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी फॉर लेबर, तो एल लगाना होगा यहाँ पर आपने। फिर आप क्या करोगे? आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर बनाओगे, ऊपर हमने वजह देख ली क्यों बनता है। एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई ऑफ लेबर बनाओगे, उसकी भी हमने वजह देख ली। तो डिमांड फॉर लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से वेज डिटरमिन हो रही है और क्वांटिटी भी जो है वो डिटरमिन हो रही है। तो वेज क्वांटिटी ऑफ लेबर इक्विलिब्रियम, ये वो पॉइंट होता है जहां पर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर। यहां तक क्लियर है? सारे साथ हैं? अब जाहिर सी बात है लेबर मार्केट में जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं होता। लेबर मार्केट में जो है वो अक्सर डिस इक्विलिब्रियम भी जो है वो आ जाता है। जिस तरह मार्केट में एक प्रोडक्ट का डिस इक्विलिब्रियम आता है तो लेबर मार्केट में एक लेबर का भी डिस इक्विलिब्रियम आ सकता है, लेबर मार्केट का। तो डिस इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या होगा? डिस इक्विलिब्रियम की बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल नहीं होंगे। तो दो तरह के डिस इक्विलिब्रियम हम जो है वो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला डिसइक्विलिब्रियम शॉर्टेज होगा, क्योंकि लेबर की बात कर रहा हूं तो यहां पर लिख दूंगा शॉर्टेज ऑफ लेबर। शॉर्टेज ऑफ लेबर कब होगी? जब लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, काम करने वाले जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपके कम होंगे और उनसे काम करवाने वाले ज्यादा होंगे। तो डिमांड फॉर लेबर जब एक्सीड करेगा सप्लाई ऑफ लेबर को तो इसकी वजह से आपकी शॉर्टेज ऑफ लेबर वाला सिनेरियो खड़ा हो जाएगा। तो ये डिसइक्विलिब्रियम है।
और दूसरा डिसइक्विलिब्रियम जो आ सकता है वो सरप्लस ऑफ लेबर आ सकता है। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी जो है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर। इसका मतलब जॉब वेकेंसीज जो है वो कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम है, और काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो ये सरप्लस ऑफ लेबर होता है। अगर आपको शॉर्टेज ऑफ लेबर दिखाना है तो आप बिलो द इक्विलिब्रियम एक वेज निकाल के इसको आसानी से ये शो कर सकते हो कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर कम है, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर ज्यादा है। अगर आपको सरप्लस ऑफ वर्कर दिखाना है तो आप एक अबव द इक्विलिब्रियम लाइन बना के ये शो कर सकते हो कि क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर ज्यादा है। मैं इसका अलग से डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि बनाने के लिए नॉर्मली आता नहीं है। हाँ, सरप्लस ऑफ लेबर वाला डायग्राम आ सकता है, जब हम आगे मिनिमम वेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब हम वो डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है ये चीज? अब हम डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक अपने बहुत मेजर सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं जो कि लेबर मार्केट का होता है, दैट इज चेंजेस इन द लेबर मार्केट। किसकी बात कर रहे हैं? चेंजेस इन द लेबर मार्केट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस इन द लेबर मार्केट, तो चेंजेस इन द लेबर मार्केट का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से एक प्रोडक्ट की मार्केट में चेंज आता है, इसी तरीके से लेबर की मार्केट में भी चेंज आ रहा होता है। और सबसे बड़ा जो चेंज आपकी लेबर की मार्केट में आ सकता है वो ये आ सकता है कि भाई डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ गई। अब डिमांड फॉर लेबर बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो कर जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले तो तुम जो है वो यहाँ पर एक बेसिक सा डायग्राम बना लो। यहाँ पर लिख दो वेज, यहाँ पर लिख दो क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये तुम्हारा आ गया ओरिजिन। सबसे पहले एक्समेन बनाओ, ढांचा बनाना होता है। एक बार ढांचा बना लिया ना, बाकी चीजें खुद हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा वेज, क्वांटिटी ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर। तो मैं इसी डायग्राम को जो है वो एक ही बार में कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हम बार बार इसको यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहला केस मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है। डिमांड फॉर लेबर बढ़ने का मतलब क्या है कि सीधे हाथ की तरफ, चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, सीधे हाथ की तरफ बढ़ता है। तो डिमांड फॉर लेबर अगर बढ़ा रहा हूँ तो सीधे हाथ की तरफ बढ़ेगा। डिमांड फॉर लेबर को जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा तो वेजेस देखो बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। एक बार तुमने शिफ्ट सही कर दिया, बाकी चीजें खुद तुम ऑटोमेटिकली डायग्राम से डिटरमिन कर लोगे। पर मैं इसकी लॉजिक भी आपको दे रहा हूँ। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे ही एक लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, अब डिमांड क्यों बढ़ती है वो फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है तो मार्केट में वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। जब वर्कर्स की शॉर्टेज होगी तो जाहिर सी बात है वेजेस बढ़ेंगी। जब वेजेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो कि ग्राफिकली नजर आ रहा है। तो कैसे समझाओगे? एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर फ्रॉम DL to DL1 will create shortage which will lead to an increase in wages from W to W1 and the quantity of labor will extend from QL to QL1। तो ग्राफिकली सब खुद नजर आ रहा है। क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से एक और आपका जो चेंज मार्केट में आ सकता है वो ये आ सकता है कि भाई डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो गई। अब डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है, ग्राफिकली जो है वो उसको किस तरीके से हम दिखा रहे होंगे? आप जो है वो उसको ग्राफिकली इस तरीके से दिखाओगे कि आपने जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो अपनी डिमांड फॉर लेबर को कम करना है। जब भी कोई चीज कम करते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ कम हो रही होती है। तो डिमांड फॉर लेबर को उल्टे हाथ की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दो। जब उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको वेजेस कम होते हुए नजर आएंगी, क्वांटिटी भी कम होते हुए नजर आएगी। तो ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपको खुद ग्राफिकली नजर आ रहा होगा। जैसे ही डिमांड को सही शिफ्ट आपने कर दिया, बाकी सारी चीजें आपको खुद यहाँ पर नजर आ रही हैं कि ऑटोमेटिकली हो रहा है जो भी हो रहा है। आपने जो है वो फिर इसको कैसे समझाना है? आप उसको ये बोलो कि भाई जैसे ही डिमांड फॉर लेबर गिर जाती है फ्रॉम DL to DL1, उसकी वजह से मार्केट में वर्कर्स का सरप्लस हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में वर्कर की वेजेस कम हो जाती हैं। और ग्राफ में क्लियरली नजर आ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो कम हो रही है। क्लियर है ये चीज? तो मार्केट का ग्राफ जब भी समझाते हैं तो इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो कब चेंज होता है, ऐसी कौन सी रीजंस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि मेरे डिमांड फॉर लेबर को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली मेरे डिमांड फॉर लेबर को क्या कर रहे होते हैं, शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो भाई मेरे पास मल्टीपल फैक्टर्स यहां पर मैं लिख सकता हूँ। मेरे पास सबसे पहला फैक्टर जो मैं ना सारे फैक्टर्स में बढ़ा के दिखा रहा हूँ, मैं सारे फैक्टर्स में क्या कर रहा हूँ, बढ़ा के दिखा रहा हूँ। सही है? तो मैं डिमांड फॉर लेबर बढ़ा के दिखा रहा हूँ, आप वाइस वर्सा कर लेना, डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लंबी नहीं करनी पड़ेगी मुझे। तो आप सबसे पहला फैक्टर ये लिखो कि भाई अगर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बढ़ जाए,
लेबर की डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड, लेबर की डिमांड डिराइव्ड होती है उस चीज से जिस पे वो काम कर रहा है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो टीचर की डिमांड बढ़ेगी, अगर इंटरनेशनल ट्रेवल की डिमांड बढ़ेगी तो पायलट की डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी लेबर की भी डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर लेबर राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी फैक्टर को वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर जो यहां पर मैं लिख सकता हूं वो ये हो सकता है कि मैं लिख सकता हूं चेंजेस इन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट वर्क वर्कर। चेंजेस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि भाई लेबर काम कैसा कर रहा है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि लेबर मार्केट में जो है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है क्योंकि उसको ट्रेनिंग वगैरह दे दी गई है, तो जाहिर सी बात है जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लेबर बिजनेस को ज्यादा कमा के देगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से एक और पॉइंट जो है वो यहां पर तुम ये लिख सकते हो, दैट इज द चेंजेस इन प्राइस ऑफ कैपिटल। भाई सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट लेबर का कौन होता है, सबसे बड़ा लेबर का ऑल्टरनेटिव क्या होता है, मशीन। अगर मशीन की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर मशीन की प्राइस बढ़ जाएगी, मशीन की प्राइस क्या होती है, इंटरेस्ट। कैपिटल की पेमेंट क्या होती है, इंटरेस्ट। अगर मशीन की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर मशीन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो लोग जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो स्विच कर जाएंगे लेबर की तरफ। और जब वो लेबर की तरफ जो है वो स्विच कर जाएंगे, जब वो लेबर की तरफ जो है वो स्विच कर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो पहले के मुकाबले में लेबर की डिमांड को जो है वो बढ़ा देंगे। इसी तरीके से एक और फैक्टर तुम पेपर में ये लिख सकते हो, चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी। चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, याद है ना, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी पढ़ाई थी आपको, मशीन आर में कितना वो हमें बना के दे रहा है। अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि पहले के मुकाबले में कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, मशीन सही काम नहीं कर रही, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, अगर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो आप इसके सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाओगे। इसका मतलब जब आप लेबर पे स्विच करोगे तो पहले के मुकाबले में डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक और पॉइंट यहां पर ये है कि अगर नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, जो पैसों के अलावा वर्कर को हायर करते हुए खर्चा होता है, अगर नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है वो कम हो जाए तो पहले के मुकाबले में लेबर को हायर करना सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज का अंदाजा अब तक हो जाना चाहिए कि जब भी आपकी वेजेस में चेंज आता है तो आपकी डिमांड फॉर लेबर पे मूवमेंट आएगी, जिस तरह प्राइस के चेंज होने से मूवमेंट आती है। और जब भी ये सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड फॉर लेबर में जो है वो शिफ्ट आ जाएगी। और ये जितने भी फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैंने सब में डिमांड फॉर लेबर को बढ़ा के दिखाया है। अगर आप इन सबको वाइस वर्सा कर दो तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम भी हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं सप्लाई के केसेस के ऊपर। भाई हमारा जो तीसरा केस यहाँ पर बनता है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वहीं से। तीसरा मैं यहाँ पर केस जो लिख रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि भाई फॉर सम रीजन जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ गई। अब जैसे ही सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो इसको मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही अपना ढांचा तैयार रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर को राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा। जब मैं सप्लाई ऑफ लेबर को राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो वेजेस कम हो रही हैं और क्वांटिटी बढ़ रही है। तो एक बार जब तुमने शिफ्ट सही कर दिया, बाकी चीजें खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से समझा रहे होगे, आप ग्राफ उसको यहाँ पर इस तरीके से समझाओगे कि जब भी कोई चीज बढ़ती है तो सीधे हाथ पे जाती है, तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे ही आपका सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बढ़ेगा, सप्लाई आपकी बढ़ेगी, तो मार्केट में वर्कर्स का सरप्लस होगा। जैसे ही मार्केट में वर्कर का सरप्लस होगा तो वेजेस कम होंगी। जैसे ही वेजेस कम होंगी तो पहले के मुकाबले में ग्राफिकली नजर आ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो बढ़ रही है। हसन बेटा उस पर आ रहा हूँ, पहले ये सुन लो, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से आपका चौथा केस यहाँ पर क्या हो सकता है कि जिसमें आप सप्लाई ऑफ लेबर को कम कर सकते हो। सप्लाई ऑफ लेबर को जब आप कम करोगे तो जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज कम होती है तो वो उल्टे हाथ की तरफ जाती है। इसका मतलब अगर मैं सप्लाई ऑफ लेबर को कम कर रहा हूं तो मैं उसको उल्टे हाथ की तरफ लेके चले जाऊंगा। तो मैंने सप्लाई ऑफ लेबर को कम करा, जैसे ही सप्लाई ऑफ लेबर को कम करूंगा तो देखो ग्राफिकली साफ नजर आ रहा है कि वेजेस जो है वो बढ़ रही हैं और क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो कम हो रहा है और इक्विलिब्रियम मेरा चेंज हो रहा है। तो ग्राफिकली कैसे समझाऊंगा यार, मैं उसको ये कहूंगा कि भाई सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो यहाँ पर कम हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है, पहले के मुकाबले में वेजेस बढ़ गई। ग्राफिकली नजर आ रहा है कि क्वांटिटी कम हो रही है, तो क्यूटीएल बाय आप कम कर दो। क्लियर है ये चीज, क्या मसला। दावर बेटे पहले डिमांड होती है और फिर एम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट आता है, ये फर्क है। डिमांड ऑफ लेबर इज द प्री रिक्विजिट की एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। क्लियर है ये चीज।
मैं सप्लाई ऑफ लेबर के फैक्टर्स बताने से पहले ये 3 फैक्टर्स आखिरी के रिपीट कर रहा हूँ। तीसरा फैक्टर मेरा ये था, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कैपिटल। जब मशीन महंगी हो जाती है ना, तो आप लेबर पे स्विच करते हो, लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। जब कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जब मशीन सही काम नहीं करती, तो भी आप लेबर पे स्विच हो जाते हो, तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, अक्सर आपको लेबर को हायर करते हुए वेज के अलावा भी चीजें देनी पड़ती हैं। सही है, तो नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट अगर कम हो जाती है, सही है, पेपर वर्क कम हो जाता है, वर्कर्स को इतने ज्यादा राइट्स अगर नहीं देने पड़ते, तो उसकी वजह से आप डिमांड फॉर लेबर को बढ़ा देते हो। क्लियर है, तो ये आपके, और मैंने ये जितने भी फैक्टर्स बताए ना, मैंने डिमांड फॉर लेबर को बढ़ाया है। आप 22% फैक्टर्स को कर दो, डिमांड फॉर लेबर आप कम भी कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर वो फैक्टर्स देखने जो सप्लाई ऑफ लेबर को बढ़ाते हैं। मैं वापस आपको सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ा के दिखा रहा हूँ, जिस तो आप उन फैक्टर्स को वाइस वर्सा करना, आप ऑटोमेटिकली उसको कम करके दिखा दोगे। तो वापस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। तो बेसिकली अभी हम वो फैक्टर देख रहे हैं जो सप्लाई ऑफ लेबर को शिफ्ट करते हैं, जो कि ग्राफिकली मैंने अभी सीख लिया पीछे। ठीक है, तो शिफ्ट अब मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है। सिंपल रीजंस रखूंगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। पहली वजह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पॉपुलेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए, पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकती है? पॉपुलेशन या तो इमिग्रेशन के होने से बढ़ सकती है, पॉपुलेशन जो है वो बर्थ रेट के बढ़ने से बढ़ सकती है, पॉपुलेशन जो है डेथ रेट के कम होने से बढ़ सकती है। तो बहुत सारी रीजन है पॉपुलेशन के बढ़ने की। सही है, पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है, समझाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हो, रिटायरमेंट एज। ये भी बड़ा बच्चों वाला पॉइंट है जो कि आपको पेपर में लिखना चाहिए। रिटायरमेंट एज की जब अपन बात करते हैं, तो रिटायरमेंट एज को मैं बढ़ा दूंगा। वर्कर 65 साल की उम्र में रिटायर हो रहा था, 70 साल की उम्र में रिटायर करवाऊंगा, तो 5 साल और काम करेगा, तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो है स्कूल लिविंग एज, दुनिया भर में स्कूल लिविंग एज जो है वो 16 साल है। 16 साल की उम्र में एक बच्चा निकल के लेबर मार्केट में आ सकता है। मैं स्कूल लिविंग एज को अगर कम कर दूं, मैं 16 से 15 कर दूं, बच्चा 1 साल पहले लेबर मार्केट एंटर कर जाएगा, तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से नॉन वेज बेनिफिट्स, भाई कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी होती हैं जहां पर नॉन वेज बेनिफिट ज्यादा होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक ऑक्यूपेशन है जहां पर नॉन वेज बेनिफिट्स बढ़ गए, पैसों के अलावा बहुत चीजें मिल रही हैं, तो इससे जो है वो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन एंड लेंथ ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन एंड लेंथ ऑफ ट्रेनिंग जो है, अगर पहले के मुकाबले में फॉल हो जाएगी, तो इससे जो है वो पहले के मुकाबले में आपकी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि वर्कर को इतनी ट्रेनिंग एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो जल्दी लेबर मार्केट एंटर कर जाएगा, तो इससे सप्लाई ऑफ लेबर आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप यहाँ पर ये भी एक फैक्टर लिखते हो कि भाई लेबर मार्केट में जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है, लेबर मार्केट में जो है वो फीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से मोर वुमेन आर वर्किंग, तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो इससे भी बढ़ जाएगी। क्लियर है ये? तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं, इसी को तुम वाइस वर्सा कर दो, सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो टेंशन नहीं आता। तो हमारा वेज डिटर्मिनेशन का जो है वो पूरा सेगमेंट अब खत्म हो गया है। नॉन वेज बेनिफिट का मतलब है कि अगर आपको पैसों के अलावा और भी बहुत चीजें अगर मिल रही होंगी ना, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा। जब वो आपको अट्रैक्ट करेगा, तो आप उस ऑक्यूपेशन में जाके काम करोगे। एक पास्ट पेपर का केस बता रहा हूँ, ताकि हम इस चीज को कंक्लूड करके फिर आगे वाले सेगमेंट की तरफ जाएं। ये जो वेज डिटर्मिनेशन मैंने आपको अभी पढ़ाया है ग्राफिकली, ये क्यों मैंने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं किया, क्योंकि हमने डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्ट का पूरा पढ़ लिया है। ये उसी का एक तरह से सिनेरियो है, बस लेबर आ गया है। वेज डिटर्मिनेशन का पेपर में 6 मार्क का सवाल आता है, जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन नहीं आता, जहां पर 4 मार्क्स जो हैं वो डायग्राम के होते हैं, और 2 मार्क्स जो हैं वो उसको एक्सप्लेन करने के होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी आता है। तो एक, जी उरिया बिल्कुल यही है। तो एक पास पेपर का केस जो है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक बार सवाल ये आया था कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है ट्रैवल की इंटरनेशनल ट्रैवल की जो है वो डिमांड बढ़ा रहा था सवाल में, मेरे ख्याल में। और पूछ रहा था कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड बढ़ जाती है, तो वेजेस ऑफ पायलट पे क्या अफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगी या गिरेगी। क्लियर है? तो तुम क्या करोगे, तुम उसको बोलोगे अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड बढ़ रही है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि तुम डायग्राम जो है वो यहाँ पर पायलट का बना रहे हो, तो तुमने लिखा वेज ऑफ पायलट, क्वांटिटी ऑफ पायलट। और अगर इंटरनेशनल ट्रेवल की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें ये चीज पता है कि लेबर डिमांड इज अ डिराइव डिमांड। लेबर की डिमांड क्या होती है?
डिराइव्ड डिमांड होती है। किससे डिराइव होती है? जो वो काम कर रहा है उससे डिराइव होती है। इसका मतलब अगर लेबर की डिमांड है डिराइव डिमांड, तो अगर इंटरनेशनल ट्रेवल की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पायलट्स की भी डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही पायलट्स की डिमांड बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में पायलट्स की शॉर्टेज होगी। जब पायलट्स की शॉर्टेज होगी तो उनकी वेजेस बढ़ेंगी, और ग्राफिकली अगर हम देखें तो क्वांटिटी फॉर लेबर बढ़ना चाहिए। तो आप देख लो खुद, आपको ग्राफिकली ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी जो मैंने लिखी हैं। डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ा, मार्केट में उनकी शॉर्टेज की वजह से वेजेस बढ़ गई। जैसे ही वेजेस बढ़ी पहले के मुकाबले में क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो आपका बढ़ गया, और आपका इक्विलिब्रियम ही सही बना गया। तो ये एक पास पेपर का केस है जो मैंने आपको बता दिया। 4 मार्क्स सिर्फ डायग्राम के हैं, 2 मार्क्स इसको एक्सप्लेन करने के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पर मेरा जो आता है, जो कि अगेन एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है, जो कि हमने रीसेंट फिजिकल क्लासेस में पास्ट पेपर जब करे थे थोड़े, तो उसमें हमने चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन का एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क का, वो हमने डिस्कस किया था। हमारे नोट्स का, जो हमारे करंट नोट्स हैं, जो इस साल के हमारे नोट्स हैं 23-24 वाले, उसमें पेज 118 पे ये टॉपिक होगा, एक टेबल बना हुआ है। चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप एक ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे अगर मैंने टीचिंग सेलेक्ट करी है एज एन ऑक्यूपेशन, एज अ करियर, तो मैंने ऐसी क्या क्या चीजें देखी होंगी। मैंने जो है वो सबसे पहले यहाँ पर देखे होंगे वेज फैक्टर्स। भाई ये सबसे पहले एक बंदा वेज फैक्टर्स देखता है। अच्छा, वेज फैक्टर्स में एक बंदा क्या क्या देखता है? भाई वेज फैक्टर्स में एक बंदा ये देखता है कि सबसे पहले तो देखता है बेसिक पे क्या है, मतलब बेसिक अर्निंग क्या है। सही है, बेसिक अर्निंग क्या है। फिर अगर फॉर एग्जांपल सैलरी देख सकते हो, अगर बहुत सीनियर लेवल पे बंदा काम कर रहा है तो वो सैलरी दे सकता है, ठीक है। रहना आपके ऊपर है, आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो, सही है। तो सैलरी देखता है अगर बहुत सीनियर लेवल पे अगर हम बात करें, सही है। फिर ये देखता है कि ओवर टाइम के पैसे कितने होते हैं, बोनस के पैसे कितने होते हैं। एक बंदा ये देख सकता है कि भाई कमीशन कितना मुझे मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें एक बंदा वेज फैक्टर्स में देख रहा होता है। वेज फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ साथ बेटे। अब ये आपके आ रहे हैं नॉन वेज फैक्टर्स। अब जितनी भी बातें आप यहाँ पर कह रहे हो ना, वो नॉन वेज फैक्टर्स हैं। अब नॉन वेज फैक्टर्स में क्या क्या आता है, बहुत पॉइंट्स हैं। तुम यहाँ पर सबसे पहले देखोगे लेवल ऑफ डेंजर। अगर कोई आप जैसे हाई राइज बिल्डिंग की आप शीशे साफ कर रहे हो, तो आप पहले लेवल ऑफ डेंजर देखोगे, भाई डेंजर कितना है काम में। फिर आप ये देख सकते हो लेंथ ऑफ ट्रेनिंग कितना है, कि भाई काम स्टार्ट करने से पहले जो है वो ट्रेनिंग कितनी रिक्वायर्ड है। फिर तुम ये देखोगे कि यार आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है कि नहीं हो रही, तो एजुकेशन रिक्वायर्ड कितनी है। आप ये देख सकते हो कि करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कि भाई फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे कि एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। अगर मैं इस धंधे में घुस रहा हूँ, इस जॉब में घुस रहा हूँ, तो भाई मुझे यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप ये देखोगे कि अगर मैं रिटायर हो गया तो मेरा पेंशन का क्या सीन होगा यहाँ पर। अब ये वेज फैक्टर नहीं है, ये नॉन वेज फैक्टर है, क्योंकि वो बहुत फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है, सही है। वेज में भी आप इसको डाल सकते हो कहीं ना कहीं। इसी तरीके से आप जॉब सिक्योरिटी के ऊपर बात करो, सही है। चाहिए जॉब सिक्योरिटी के जो ऊपर आप बात करो। उसके अलावा आप यहाँ पर ये कह सकते हो लोकेशन, भाई अगर काम घर से दूर है घर के करीब है। इसी तरीके से वर्किंग आवर्स, कि भाई वर्किंग आवर्स जो है वो कितने हैं, कितने घंटे काम करना पड़ेगा। फिर एक बंदा जो है वो वर्किंग कंडीशन देखता है, कि भाई मुझे कंडीशन कैसी मिलनी है काम की। फिर एक बंदा देखता है टाइमिंग क्या होगी, फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, फ्रिंज बेनिफिट्स, भाई। तो ये कुछ चीजें जो कि आप दे सकते हो जब आप नॉन वेज फैक्टर्स की बात करते हो, क्लियर है ये चीज। तो ये एक बहुत छोटा सा सेगमेंट था। अब जैसे फॉर एग्जांपल ना, अक्सर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जॉब्स को कंपेयर किया जाता है। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में क्या फर्क होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में जो है वो क्या फर्क होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जॉब्स की बात करता हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर एक टेबल है जो कि मैंने आपके लिए पहले से अटैच किया हुआ है, तो देखो ये रहा। अगर आपसे वो पूछता है कि यार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में से किधर काम करना चाहिए, तो आप उसको बोलो कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जो है वो जॉब सिक्योरिटी अच्छी होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि भाई जो है आ, ये उल्टा होगा, सही कह रहे हो, सॉरी। ये पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है। कोई मैं देखूं, पहला पॉइंट देख के समझ आ गया। पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल उल्टा, उल्टा है दावर बेटा, उल्टा है। ये मैंने कोई बोला था ना, ये नोट्स में भी गड़बड़ है, ये नोट्स में भी बार ठीक कर लेना। एक हल्की सी गलती हुई भी है। पब्लिक सेक्टर में जो है वो जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होगी, पब्लिक सेक्टर में जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, पब्लिक सेक्टर में आपका स्टेटस ज्यादा होगा, आपका पेंशन प्रोविजन अच्छी होती है, चांसेस ऑफ प्रमोशन ज्यादा होते हैं, हॉलीडेज ज्यादा मिलती है। फरागत तो आपको पब्लिक सेक्टर जॉब में ज्यादा मिलेगी ना। प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग कंडीशन आपको अच्छी मिलेगी, पैसे अच्छे मिलेंगे, इंसेंटिव अच्छे मिलेंगे, एफिशिएंसी होगी, डाइवर्सिटी होगी, बंदा ग्रो ज्यादा करता है प्राइवेट सेक्टर में, सीखता ज्यादा है,
सही है। तो बड़ा एक सिंपल सा सवाल आ सकता है कंपैरिजन का। अब मुझे एक चीज यहाँ पर सिंपल सी आप बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइवेट सेक्टर अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे फायदे क्या हैं, तो फायदे तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए। मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कि ये जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई हुई है ना, ये सिर्फ फायदों की टेबल है। सही है। अब प्राइवेट सेक्टर के फायदे तो तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के नुकसान क्या हैं, जो पब्लिक सेक्टर के फायदे हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। प्राइवेट सेक्टर के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो पब्लिक सेक्टर के एडवांटेजेस हैं। समझ आया ये? मतलब पेट मतलब जैसे, देखो इसको और सिंपल कर देता हूँ। भाई अगर आपको ये कहता है कि प्राइवेट सेक्टर के फायदे बताओ तो आप ये पॉइंट्स लिख दोगे। अगर आपको ये कहता है कि प्राइवेट सेक्टर के फायदे बताओ तो आप ये सारे पॉइंट बता दोगे। अगर आपको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के नुकसान बता दो तो ये सारे नुकसान प्राइवेट सेक्टर के। ये जो चीजें पब्लिक सेक्टर में मिलती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती। जो चीजें, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है बस। समझ आ गया? अब क्लियर है मेरे हिसाब से? ठीक है। तो आप इसी टेबल से दो 8 मार्क का आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। याद करने के तो बेटा है ही नहीं, ये कॉमन सेंस वाली चीज है यार। ये एक ऐसी चीज है जो अगर नहीं भी बताओ बंदा आंसर लिख लेता है। दो दो पॉइंट्स ही तो लिखने होते हैं आपको आंसर। सही है। मतलब जैसे आप ये कह सकते हो कि भाई प्राइवेट सेक्टर में ना जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में जॉब की स्टेटस इतना नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में पेंशन इतनी नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लॉन्गर हॉलीडेज नहीं होती। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के फायदे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आप बोलो कि यार पब्लिक सेक्टर में ना वर्किंग कंडीशन जो है वो आपको अच्छी नहीं मिलती, पे अच्छी नहीं मिलती, इंसेंटिव अच्छे नहीं मिलते, तो ये सारा वाइस वर्सा बन रहा है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये सारी चीजें जो पब्लिक सेक्टर में मिल रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती। सही है। तो पब्लिक सेक्टर के जो एडवांटेजेस होते हैं, सही है, पब्लिक सेक्टर के जो एडवांटेजेस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये सारी चीजें इसमें नहीं होती। सही है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़। अच्छा, फिर एक जो बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर आती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, मैंने पहले से लिख के भी रखा हुआ है। केस यहाँ पर ये है कि हाउ एन इंडिविजुअल, इसका पास पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आया हुआ है। सही है, इसके पास पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आया हुआ है। सही है, हुसैन बेटे बहुत पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो। हाउ एन इंडिविजुअल्स अर्निंग, हाउ एन इंडिविजुअल्स अर्निंग चेंजेस ओवर देयर लाइफ टाइम। ये एक चीज है जो कि पेपर में बहुत टेस्ट हो चुकी है कि एक बंदे की अर्निंग उसके लाइफ टाइम में कैसे चेंज होती है। अब लाइफ टाइम में कैसे चेंज होती है एक बंदे की अर्निंग, आप सबसे पहले इनिशियल फेज बताओ। इनिशियली जब एक बंदा पैसे कमाना शुरू करता है तो उसकी अर्निंग जो है वो लो होती है। क्यों अर्निंग लो होती है? कि यार उसको एक्सपीरियंस लो होता है, उसको इतना पता नहीं होता कामकाज के बारे में, वो उतना ट्रेंड ही नहीं होता। तो आप उसको बोलो लैक ऑफ ट्रेनिंग वाला सिनेरियो जो है वो यहाँ पर चल रहा होता है। फिर आप बोलो कि भाई दूसरा सिनेरियो होता है कि अब जो है ना बंदा मिडिल एज में आ जाता है। मिडिल एज में आने का मतलब है कि भाई वो अपने ट्वेंटीज, लेटर ट्वेंटीज में और अर्ली थर्टीज की तरफ आ जाता है। तो उस मिडिल एज में जो है वो उस बंदे की अर्निंग जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो रही होती है और बहुत स्पीड से अर्निंग जो है वो बढ़ रही होती है। क्यों बढ़ रही होती है? क्योंकि अब उसको स्किल्स गेन करना स्टार्ट कर दी होंगी, एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो रही होगी, साथ साथ उसने अगर काम करना शुरू जल्दी कर दिया होगा तो उसको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, वो अपनी जॉब पे प्रमोट होना स्टार्ट हो गया होगा। फिर आप बोलोगे, फिर आप आपकी आती है लेट एज। लेट एज का मतलब है जब आप रिटायरमेंट के करीब आ जाते हो। ये वो फेज होता है जो बिफोर रिटायरमेंट वाला होता है। हमेशा याद रखना जो आपका बिफोर रिटायरमेंट वाला एज स्टेज होता है ना, उधर आपकी अर्निंग जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है अगर आप कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहे हो। सही है। तो क्यों अर्निंग आपकी हाईएस्ट लेवल पे होती है? ड्यू टू अर्निंग्स। पर अगर मैं किसी फिजिकल जॉब की बात कर रहा हूँ ना, तो फिजिकल जॉब में लेट एज में आपकी अर्निंग कम हो जाती है और मिडिल एज में हाईएस्ट होती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी जॉब, जॉब कर रहे हो। क्लियर है ये चीज? तो जनरली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लेटर एज में आपकी अर्निंग्स तो बहुत ज्यादा होंगी पर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जो है वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होगे, आप लेटेस्ट चीजों से अवेयर नहीं होगे। फिर जो है एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपनी जिंदगी में जो है वो रिटायर कर जाते हो। जब आप रिटायर कर जाते हो तो ये आपकी जिंदगी का सबसे लोएस्ट फेज होता है अगर आप पेंशन पे डिपेंडेंट हो और अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ जमा नहीं करा है। तो अब जो है आप पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट हो और पेंशन का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि ये एक फिक्स्ड इनकम है। सही है, और फिक्स्ड इनकम हमेशा बुरी होती है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर इसका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि आप एज एन आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो।
4 मार्क का सवाल इसका पेपर में आता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल की अर्निंग ओवर द लाइफ टाइम जो है वो कैसे चेंज होती है। अब आज का सबसे मेन सेगमेंट और सबसे टेक्निकल सेगमेंट जो कि लेबर मार्केट में आता है और जिसके सबसे ज्यादा जो है वो हमें सवाल देखने को मिलते हैं, दैट इज वेज डिफरेंशियल्स। वेज डिफरेंशियल्स का मतलब क्या होता है? वेज डिफरेंशियल्स का मतलब ये होता है कि व्हाई डू पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट्स, व्हाई डू पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट्स, लोग क्यों अलग अलग जो है वो पैसे कमाते हैं, क्यों मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ और दूसरा कम पैसे कमा रहा है, क्यों आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो और दूसरा कम पैसे कमा रहा है, तो डिफरेंट क्यों होती है लोगों की वेजेस? बहुत वजह होती है उसकी। सबसे पहली रीजन आपकी होती है डिमांड फॉर लेबर। सबसे पहली रीजन आपकी क्या होती है? डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर का क्या मतलब है? भाई किसी वर्कर की डिमांड ज्यादा होती है, जब किसी वर्कर की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी शॉर्टेज होती है, जब उसकी शॉर्टेज होती है तो जाहिर सी बात है उसकी वेजेस जो है वो ज्यादा होंगी। किसी डिमांड की जो है वो किसी वर्कर की डिमांड जो है वो कम होती है, जब उस वर्कर की डिमांड जो है वो कम होती है तो उसका सरप्लस होता है, उस सरप्लस की वजह से उसकी वेजेस कम हो जाती हैं। तो ये पहला फैक्टर है आपका डिमांड फॉर लेबर। दूसरा जो आपका फैक्टर यहाँ पर आता है वो सप्लाई ऑफ लेबर आता है। भाई कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जब उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है उनकी वेजेस कम होंगी। पर कुछ ऑक्यूपेशन ऐसी होती हैं जहां पर वर्कर की सप्लाई कम होती है, जब वर्कर की सप्लाई कम होती है तो वर्कर की शॉर्टेज होती है, जब वर्कर की शॉर्टेज होती है तो उस शॉर्टेज की वजह से जो है वो वर्कर की वेजेस बढ़ जाती हैं। तो दूसरा फैक्टर सप्लाई ऑफ लेबर है। फिर आप कह सकते हो कि भाई ट्रेड यूनियन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ट्रेड यूनियन हम आगे पढ़ रहे होंगे, तो ट्रेड यूनियन आपका एक और यहाँ पर फैक्टर है, दैट इज बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। भाई कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हैं। ट्रेड यूनियन अक्सर पावरफुल होती है। अगर ट्रेड यूनियन आपकी पावरफुल है इसका मतलब उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, वो बड़ी आसानी से नेगोशिएट कर सकती है हायर वेजेस, तो उसकी वजह से आपके पैसे जो है वो ज्यादा होंगे। पर अगर एक वर्कर ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं है तो उसके पैसे कम होंगे। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर आपका आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? भाई डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू आ जाता है। आपका जो है वो जेंडर का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है जेंडर का। इसी तरीके से रेस आ जाती है यहाँ पर, आपकी रंग का आ जाता है, सही है, ब्लैक व्हाइट वाला सिनेरियो। और फिर आपकी एज वाली चीज भी आ जाती है, तो इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। फिर आपकी जो है वो डेंजरस जॉब्स वाली सिनेरियो होता है, लेवल ऑफ डेंजर। अगर आपकी जॉब में डेंजर ज्यादा है, अगर जो है वो आपकी जॉब में डेंजर ज्यादा है, अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग के शीशे साफ कर रहे हो, अगर आप माइनिंग में इन्वॉल्व हो, तो जाहिर सी बात है फिर आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेटरी डिफरेंशियल बोलते हैं इसको। A2 लेवल पे जब हम ये पढ़ाते हैं ना, तो हम इसको कहते हैं ये कॉम्पनसेशन डिफरेंशियल है, क्योंकि आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है वर्कर्स को ऑफ द डेंजर जो वो फेस कर रहे हैं। और सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि भाई लोगों के एक्सपीरियंस में फर्क होता है, लोगों की लेंथ ऑफ सर्विस में फर्क होता है, लोगों की एक्सपीरियंस में फर्क होता है और लोगों की लेंथ ऑफ सर्विस में फर्क होता है। अब ये सारे पॉइंट्स में पेपर में अप्लाई कैसे करूंगा? पेपर में आपसे वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि लोग पैसे अलग अलग क्यों कमाते हैं, वो आपको केसेस देगा। मैं बेटा जावेद वही बता रहा हूँ, मुझे पता है जो आप बोलते हो ना उससे पहले डिसाइडेड होता है मेरा। तो ये सारे केसेस मैं क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करूंगा? पेपर में केसेस आते हैं, ये केसेस हैं आपके सामने। पहला केस आपके पास आ सकता है कि अनस्किल्ड वर्सेस स्किल्ड लेबर। दूसरा केस आपके पास आ सकता है डॉक्टर वर्सेस नर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, यंगर वर्सेस ओल्डर वर्कर, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, मेल वर्सेस फीमेल। एक केस यहाँ पर बनता है। जैसे मैं आपको एक केस डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको 5-6 पास पेपर के सवाल दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर का सिखा देता हूँ कि अगर 8 मार्क का पेपर में सवाल आता है या इवन 4 और 6 का आता है तो आप किस तरीके से बताओगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन वो पूछता है, एक पास पेपर का केस में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बहुत रीसेंट पास पेपर का केस है। सवाल ये था, स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड लेबर का था, सही है। और पूछा हुआ ये था कि स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड वर्कर में से कौन ज्यादा पैसे कमाता है, हु अर्न्स मोर। मतलब क्या एक स्किल्ड वर्कर हमेशा अनस्किल्ड वर्कर से ज्यादा पैसे कमाता है? 8 मार्क का सवाल। तो पहले 4 मार्क जो यहाँ पर आपको मिलेंगे वो इस चीज पे मिलेंगे कि आप उसको बताओगे कि भाई स्किल्ड वर्कर अर्न्स मोर, स्किल्ड वर्कर अर्न्स मोर। वाई स्किल्ड वर्कर अर्न्स मोर? अब रट्टा मारना शुरू करो मेरे साथ, हमेशा 5 पॉइंट में पेपर में रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा फिक्स है ये। आप क्या बोलोगे? स्किल्ड वर्कर ज्यादा पैसे कमाता है, क्यों? क्योंकि स्किल्ड वर्कर की डिमांड ज्यादा है। स्किल्ड वर्कर की डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्किल्ड वर्कर जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, स्किल्ड वर्कर जो है वो ज्यादा क्वालिफाइड है,
जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी शॉर्टेज होगी, उसकी शॉर्टेज होगी तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा। फिर तुम बोलो कि एक स्किल्ड वर्कर की सप्लाई कम होती है। एक स्किल्ड वर्कर की सप्लाई क्यों कम होती है? क्योंकि भाई स्किल्ड बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्ड बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो मार्केट में स्किल्ड वर्कर हमेशा कम ही होंगे, और जिसकी वजह से जो है वो वेज ज्यादा होती है। फिर एक और फैक्टर तुम ये बता सकते हो कि अनस्किल्ड लेबर माइट बी पार्ट ऑफ अ पावरफुल ट्रेड यूनियन। अनस्किल्ड लेबर माइट बी पार्ट ऑफ अ पावरफुल ट्रेड यूनियन, और एक पावरफुल ट्रेड यूनियन जो है वो आपके लिए नेगोशिएट करेगी, जिसकी वजह से आपकी वेजेस बढ़ जाएंगी। फिर आप बोलो ऑन दी अदर एंड, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्किल्ड वर्कर हमेशा ज्यादा पैसे कमाए। अक्सर ऐसा भी होता है कि एक अनस्किल्ड वर्कर जो है वो ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। एक अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा पैसे कब कमाएगा? एक अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा पैसे कब तब कमाएगा जब वो बहुत डेंजरस जॉब कर रहा होगा। जब वो डेंजरस जॉब कर रहा होगा तो उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उसको कॉम्पनसेशन दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हायर वेजेस। फिर आप एक और पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक वर्कर काफी टाइम से काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है जब लेंथ ऑफ सर्विस उसकी बहुत ज्यादा होगी, वो इतना ज्यादा प्रमोट हो गया अपनी जॉब में क्योंकि बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है, स्किल्ड इतना नहीं था, पर इतना लंबे टाइम तक एक नौकरी में था कि सर्विस इतनी ज्यादा हो गई उसकी कि इतना ज्यादा वो प्रमोट हो गया, और प्रमोट हो के जो है वो उसकी वेजेस बढ़ती चली गई और एक स्किल्ड वर्कर से भी ऊपर निकल गया। तो इस तरीके से एक टू साइडेड आंसर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यहाँ पे, जो मैंने आपके सामने ये केस बनाया है। अब अगर मैं आपको पास पेपर क्वेश्चंस दिखाऊं तो देखो एक एक करके मैं आपको 5-6 पास पेपर केस दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, गौर से देखना। पहला सवाल क्या है? 6 मार्क का, एनालाइज व्हाई डॉक्टर्स आर पेड मोर देन नर्सेज। डॉक्टर वर्सेस नर्स, डॉक्टर क्यों ज्यादा पैसे कमाता है नर्स से? 3 पॉइंट। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसके पैसे ज्यादा है। डॉक्टर की सप्लाई कम है क्योंकि एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड है तो उसकी वेजेस ज्यादा है। क्या पता डॉक्टर एक ट्रेड यूनियन का पार्ट हो। तो ये आपके 3 पॉइंट रिपीट हो गए। अच्छा, उसके अलावा और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, पर 3 पॉइंट रट्टे मार लो मेरे हिसाब से। क्या पता डॉक्टर का जेंडर, बहुत ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो बहुत, पर 3 पॉइंट रट्टे मार लो। 6 मार्क का सवाल है, 3 पॉइंट लिखोगे 6 मार्क दे देगा। ग्राफ बनाना है बना सकते हो। ये वाला सवाल देखो, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई एग्रीकल्चर वर्कर्स, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सेक्टर वाला सवाल है ये। एनालाइज 2 रीजंस, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि यहाँ पर जो है आपका डिफरेंट इन सेक्टर्स भी होता है, यहाँ पर अच्छा लिखा हुआ नहीं है मैं, डिफरेंस इन सेक्टर्स भी होता है, सही है, डिफरेंस इन सेक्टर्स, यहाँ पर मैं प्राइमरी, पर पॉइंट सेम ही रिपीट होंगे, हाँ, सेकेंडरी टर्शरी, ये कंपेयर करता है इन सबको, सही है। जैसे देखो ये कह रहा है कि भाई एग्रीकल्चर वर्कर क्यों कम पैसे कमाते हैं सेकेंडरी वर्कर से, वही पॉइंट रिपीट करो। आप बोलो कि भाई एग्रीकल्चर वर्कर इसलिए कम पैसे कमाता है क्योंकि उसकी डिमांड कम है, उसकी सप्लाई ज्यादा है, वो ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं है, वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। कह रहे चीज, एग्रीकल्चर वर्कर की डिमांड कम है, एग्रीकल्चर वर्कर की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं है क्योंकि वेज कम करके दिखानी है। फिर एक और पॉइंट यहां पर आप देख लो, सवाल कह रहा है कि एक्सप्लेन 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ अ फॉल इन अ वर्कर्स अर्निंग। एक वर्कर की अर्निंग कम क्यों होती है? एक वर्कर की अर्निंग कम क्यों होती है? क्योंकि या तो उसकी सप्लाई ज्यादा है, या तो उसकी डिमांड कम है, या तो उसने ट्रेड यूनियन छोड़ दिया है। वन साइडेड आंसर है, 8 मार्क का नहीं है, तो वही 3 पॉइंट रिपीट करो जो हर जगह कर रहे हो। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई ओल्डर वर्कर्स टेंड टू अर्न मोर देन यंगर वर्कर्स। भाई एक बुढ़ा ज्यादा पैसे क्यों कमाता है एक जवान से? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है ड्यू टू एक्सपीरियंस, उसकी सप्लाई कम है ड्यू टू स्किल्स। खत्म। या आप कह सकते हो कि वो ट्रेड यूनियन का पार्ट है, लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा है, बिल्कुल। फिर सवाल कह रहा है एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई यंगर वर्कर्स अर्न मोर देन ओल्डर वर्कर्स। भाई एक यंग बंदा ज्यादा पैसे क्यों कमाता है? उसकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा क्वालिफाइड होगा, उसकी सप्लाई कम है क्योंकि वो स्किल्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर होगा, क्या पता ट्रेड यूनियन का पार्ट हो। फिर क्या पता वर्क फिजिकल है, सही है। 8 मार्क, यही सवाल 8 मार्क में भी आया है, ये दिखा रहा हूँ, ये रहा, ये देख लो। डिस्कस वेदर और नॉट ओल्डर वर्कर्स आर पेड मोर देन यंगर वर्कर्स। 2 साइडेड आंसर, पहले आप बताओ कि ओल्डर वर्कर ज्यादा पैसे कमाते हैं, फिर आप बताओ यंगर वर्कर ज्यादा पैसे कमाते हैं। खत्म, 3 वर्सेस 2 करोगे, वही सेम पॉइंट्स रिपीट होंगे, मार्किंग स्कीम आपके सामने है, वही सेम पॉइंट्स रिपीट होंगे।
फिर एक और सवाल है, एनालाइज व्हाई प्रीमियर लीग फुटबॉलर्स रिसीव वेरी हाई वेजेस। भाई प्रीमियर लीग के फुटबॉलर्स को इतने पैसे क्यों मिलते हैं? उनकी डिमांड ज्यादा है, उनकी सप्लाई कम है, उनके एजेंट्स उनके लिए नेगोशिएट करते हैं। ट्रेड यूनियन से बेटर वर्ड यहाँ पर क्या होगा? एजेंट होते हैं फुटबॉलर्स के। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्कस वेदर और नॉट टर्शरी सेक्टर वर्कर्स आर पेड मोर देन प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स। सेम पॉइंट्स रिपीट नहीं होंगे। टर्शरी सेक्टर ज्यादा डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, ट्रेड यूनियन का पार्ट होंगे। प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कब कमाएगा? जब डेंजरस जॉब होगी, जैसे माइनिंग वगैरह है, या तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, या तो प्रमोट। क्योंकि देखो, एक साइड पे अगर आपने डिमांड सप्लाई ट्रेड यूनियन वाले पॉइंट रिपीट कर दिया ना, तो दूसरी पॉइंट पे नहीं कर सकते। अगर तुमने कह दिया कि टर्शरी वर्कर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और वो ट्रेड यूनियन का पार्ट है, तो फिर प्राइमरी सेक्टर की वेज ज्यादा क्यों होगी? प्राइमरी सेक्टर की वेज ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होगा, डेंजरस जॉब कर रहा होगा, प्रमोट हो गया होगा, वगैरह वगैरह। 6 मार्क के सवाल में 2 वर्सेस 2 क्यों होगा बेटा? 6 मार्क का सवाल वन साइडेड होता है, खाली 3 पॉइंट एक ही साइड पे बताने होते हैं जो सवाल में पूछ रहा होता है। 2 साइडेड आंसर सिर्फ एक 8 मार्क का क्वेश्चन होता है। पेपर से 1 महीना पहले बेटा थी वैकी वैकी बातें नहीं करते, क्या हो गया है? ये 6 मार्क का डेटा रिस्पॉन्स का सवाल थोड़ी है यार, सेक्शन बी का सवाल है ये। एनालाइज व्हाई डेंटिस्ट आर पेड मोर देन होटल क्लीनर्स। एनालाइज का वर्ड है ना बेटा, जो पूछ रहा है वो बताओगे कि भाई डेंटिस्ट जो है वो होटल क्लीनर से ज्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि डेंटिस्ट की डिमांड ज्यादा है, डेंटिस्ट की सप्लाई कम है, डेंटिस्ट ट्रेड यूनियन का पार्ट है। रीजन बतानी है कि डिमांड क्यों ज्यादा है, सप्लाई क्यों कम है, और ट्रेड यूनियन का पार्ट है, वो तो सिंपल ही है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, सबसे लास्ट चीज हमारी आज की जो है, सुनना जरा गौर से, ये भी पेपर में आती है। कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। सही है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। भाई कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव एक ऐसा वर्ड है जो कि आप पेपर में यूज तो करते हो, पर आपको इसकी डिटेल नहीं पता होती, कि अगर इसका सवाल आ जाएगा तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे कि क्या बताना है। तो पहले तो ये समझो कैपिटल इंटेंसिव होता क्या है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि जब मशीन्स रिलेटिवली ज्यादा इस्तेमाल होती हैं लेबर से। पहली चीज, बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, बस ये नहीं बोलना, बोलो मशीन्स ज्यादा इस्तेमाल होती हैं लेबर से। सही है। आप ये नहीं लिख सकते कि कैपिटल इंटेंसिव में लेबर का इस्तेमाल ही नहीं होता, होता है। फिर लेबर इंटेंसिव में जो है वो ऐसा नहीं है कि मशीन इस्तेमाल नहीं होती, बस लेबर ज्यादा इस्तेमाल होता है मशीन से, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? अच्छा, फिर सवाल ये आता है पेपर में कि भाई कैपिटल या लेबर इंटेंसिव क्या होना चाहिए? भाई एक बिजनेस को कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव होना चाहिए? तो आप बोलोगे ये डिपेंड करता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? भाई ये बहुत मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लेबर पे, ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। इन दोनों की कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर लेबर सस्ता होगा तो मैं लेबर इंटेंसिव बन जाऊंगा, सही है। पर अगर मशीन सस्ती होगी तो मैं कैपिटल इंटेंसिव बन जाऊंगा। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द मार्केट पे। भाई अगर मेरी मार्केट की साइज बहुत कम है, मेरा आउटपुट इतना नहीं है, तो फिर मैं लेबर इंटेंसिव काम करूंगा। पर अगर मुझे मास प्रोडक्शन करनी है, फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव करूंगा। फिर आप ये भी लिख सकते हो साइज ऑफ द फर्म। भाई अगर एक बिजनेस ही छोटा है, पैसा ही नहीं है उसके पास, तो जाहिर है लेबर इंटेंसिव ही बनेगा ना, कैपिटल इंटेंसिव कैसे बनेगा? वो साइज ऑफ द फर्म, एक लार्ज फर्म कैपिटल इंटेंसिव होती है। द फर्म्स ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो मैं मशीन इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कॉस्ट अपनी कम से कम रखूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनको जो है वो रीड कर सकते हो, फाइल में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे लास्ट चीज जो यहाँ पर आ जाती है वो कैपिटल लेबर इंटेंसिव के एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाते हैं। क्लियर है ये चीज? सही है। तो आप जो है वो बेसिकली क्या बताओगे? आप उसको बताओगे कैपिटल इंटेंसिव, अगर एक बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे काम करता है, तो सबसे पहला फायदा उसको ये होगा कि भाई अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो तो आपके बिजनेस की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। आप जो है वो ऑटोमेट करोगे, सही है, ऑटोमेशन की तरफ जाओगे, मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करोगे। इससे आपकी बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, इससे आपके बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस एफिशिएंट हो जाएगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो लेबर तंग करता है, जो लेबर तंग करता है और इंडस्ट्रियल एक्शन वाली सारी हरकतें होती हैं, वो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में नहीं होती, क्योंकि लेबर की पावर ही नहीं होती। फिर आप ये भी कह सकते हो क्योंकि लेबर का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर्स जो है वो यहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज हो चुके हैं, ठीक है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो है वो बेनिफिट होता है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है
वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना वो उसके नुकसानात भी बताओ। आप उसको बोलोगे यार कैपिटल इंटेंसिव का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बिजनेस अगर कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है ना तो पैसा बहुत लगाना पड़ता है, इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि मशीन को मेंटेन करने की एक अलग ख्वारी है, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो एक बिजनेस को मार देती है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि मशीन जो है वो अक्सर खराब भी हो जाती है, ब्रेक डाउन आ जाते हैं, पावर सप्लाई अगर नहीं होगी तो फिर मसला हो जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई अगर लेबर इंटेंसिव एक बिजनेस है तो लेबर इंटेंसिव के क्या बेनिफिट्स हैं। लेबर इंटेंसिव होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप पर्सनलाइज्ड सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, आप पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हो। कैपिटल इंटेंसिव का मसला ये होता है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स निकाल के देता है, मशीन मशीन जो है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड चीजें नहीं बना के देगा। लेबर जो है वो सस्ता होता है। यहाँ पर मुझे मशीन के ब्रेकडाउन की टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट ही लेबर के ऊपर है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नुकसान भी होगा लेबर इंटेंसिव का। क्या नुकसान होगा भाई, लेबर इंटेंसिव है, इतना आउटपुट नहीं होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेल अवेल नहीं कर पाऊंगा। चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर्स जो है वो हमेशा रहेंगे, चांसेस ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पर हमेशा रहेगी। मोटिवेशन का यहाँ पर जो है वो बहुत मसला रहेगा। इंडस्ट्रियल एक्शन का खतरा हमेशा रहेगा यहाँ पे क्योंकि आप लेबर पे डिपेंडेंट हो। वर्कर अपने मूड के हिसाब से काम करता है, मशीन का कोई मूड वगैरह नहीं होता। क्लियर है ये चीज, तो ये कुछ मसले आपको आ सकते हैं, टेबल मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर रीड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। अब हमारा जो है ना वो सिर्फ ट्रेड यूनियन और डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो छोटी सी चीज है। उसके अलावा मैं मनी एंड बैंकिंग भी जो है इसके साथ ही जो है वो आपके साथ कवर कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करूंगा। क्लियर है। और अगर कोई छोटी चीज है तो वो भी करा दूंगा। इंडस्ट्रियल एक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा ना, देखो मैंने लिखा हुआ है डिसएडवांटेज।